Good morning everyone. Hope you all are fine. So as promised हम लोग अभी पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसके बाद वाले जो हमारे क्लासेस होंगे, इसके बाद जब कभी भी हम लोग मिलेंगे, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था क्या कुछ लोगों से कि लाइव टेस्ट कंडक्ट होगा. टारगेट रहेगा क्या? IBPS क्लर्क. गॉट इट. तो 2 दिन हमारा लगातार टेस्ट होगा क्योंकि एक पूरे टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा जो हम अपने 2 क्लास कंटिन्यू करने पड़ेंगे. राइट. तो आज का हमारा टॉपिक है रीअरेंजमेंट, जो कि इससे पहले भी आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ. तो प्रोसेस आई गेस आप सबको पता है. जितने भी लोग अभी हमारे साथ लाइव क्लास कर रहे हैं, आई गेस आप सारे लोगों को पता है कि रीअरेंजमेंट को करना कैसे है. इन केस अगर आपको नहीं पता है तो हम 4:45 वाले क्लास में जब कराएंगे मैं आप सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, आप लोग वहाँ जुड़ जाना. बट आज थोड़े से डाउट कम क्लियर होंगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी डाउट्स या जो भी इश्यूज रहेंगे वो टेलीग्राम के थ्रू हम लोग आज सोल्यूशन देख लेंगे. अगर किसी को जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो टेलीग्राम पे ज़रूर मुझे एक बार पिंग कर देना. फाइन. चलो, तो हियर इज योर इंस्ट्रक्शन. एक रीअरेंजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आप सेंटेंसेस को प्रॉपरली पढ़िए, जो कि ये एकदम बोल रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. आप सेंटेंस को सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहला काम आपका होगा आप रीड करोगे. ठीक है, सारे सेंटेंसेस को प्रॉपरली रीड करना है. अब देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैडम बिना पढ़े रीअरेंजमेंट कैसे करना है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगी, ये प्रोसेस मुझे भी सीखना है किसी से कि रीअरेंजमेंट को बिना पढ़े, वो भी ट्रेडिशनल वाले रीअरेंजमेंट को बिना पढ़े कैसे सॉल्व करते. आई सरेंडर मुझे भी नहीं आता. फाइन. तो आप लोग को मेरा जो भी इंडिकेशन था वो समझ में आ गया होगा कि जो न्यू पैटर्न वाले हैं, देखो मैंने ट्रेडिशनल वर्ड मेंशन करके क्या बताने का कोशिश किया कि अभी जो हमारे न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस है उन पे हम लोग बिना पढ़े कर सकते हैं, उस पर कोई इशू नहीं है. लेकिन जो ट्रेडिशनल वाले हैं उनको एटलीस्ट 1 बार या 2 बार तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा. फाइन. तो देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? रीड करेंगे. फिर दूसरा वाला काम एक बार छोटा सा बता ही देते हैं, हम लोग लाइक पेयर्स बनाएंगे. हमारा सेकेंड अप्रोच ही होगा लाइक पेयर्स बनाना है. और लाइक पेयर्स बनाते हुए वी विल लुक फॉर द फर्स्ट सेंटेंस, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस ही बोल देते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस कौन है भाई? किसको हम लोग फर्स्ट सेंटेंस बोलेंगे बताओ? जो हमारा थीम है वो अपना फर्स्ट सेंटेंस है. जो कोई भी हमारा थीम बताएगा उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? उसको अपने लोग फर्स्ट सेंटेंस बोलेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए क्या ढूंढेंगे? सेंट्रल आइडिया. क्या ढूंढेंगे बताओ? सेंट्रल आइडिया को कंसीडर करेंगे. फाइन. तो रीअरेंजमेंट सॉल्व करते हुए सबसे पहला काम 1 बार या 2 बार एटलीस्ट अपने को पैसेज पढ़ना है. फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ते हुए छोटे छोटे पेयर्स बना लेने हैं और पहला सेंटेंस ढूंढ लेना है. तो आई गेस आप सारे लोग रेडी हो. थोड़ा सा मैंने टाइम दिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है. हो सकता है कि आपको दिक्कत हो. ठीक है, हो सकता है. मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि घबराइएगा नहीं. थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा रखा है. इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा या आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप सारे लोग आंसर कर पाओ, तो इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में आपको 5 मिनट का समय दिया है. तो देखो, आपका ऑप्शन नंबर ए से लेके आपको करना क्या है? ऑप्शन नंबर ए से लेके ऑप्शन नंबर एफ तक जल्दी जल्दी पढ़ना है. तो आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं टाइमर स्टार्ट करूंगी. एकदम मैंने आपको दिया 1 मिनट का समय इसको पढ़ने के लिए. 1 मिनट नहीं लगेगा आई गेस. ले लो, कुछ सेकंड्स ले लो, लेके फटाफट इसको कंप्लीट कर लो. आप लोग रीड कर लो, फिर मैं टाइमर रन करूंगी. चलिए जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए आप सारे लोग. चलो हम लोग भी थोड़ा उस दौरान पढ़ लेते हैं. क्या है? With all the bid information being available and tracked online, corruption has been considerably reduced. सारे बिड इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन और बना देने से उनका ट्रैकिंग प्रोसेस इजी हो गया. सब चीज़ अगर ऑनलाइन है तो ट्रैक करना बहुत आसान है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बात करूं, मैं 4 दीवालों के बीच में जो क्लासरूम होते हैं उसमें कुछ भी पढ़ा दूं वो उन बच्चों के बीच में ही रहेगा. लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर मैं कुछ गलत आपको सिखा रही हूँ तो आई मस्ट बी कंसर्न एनफ, क्योंकि ये सबको दिख रहा है, सबको पता चल रहा है. फाइन. तो वही बोला जा रहा है कि सारा इंफॉर्मेशन, जो भी बिडिंग इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन होने के रेफरेंस से क्या हुआ
कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो, खुशी खुशी ट्रैक कर सकते हो, और इससे क्या होगा, करप्शन कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा कम हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है। फाइन, दूसरा पढ़ते हैं। टुडे मोस्ट, दैट इज ओवर 95% हाउस होल्ड इन द सिटी एंजॉय अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आजकल देखो हम फैकल्टीज का तो और ज़्यादा है ना, ऑनलाइन क्लास के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, इन केस कहीं पे अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि मैंने कुछ दिन फेस किया है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्शन देख लेते हैं, उसमें नेट रिचार्ज करते हैं, करके उससे हॉटस्पॉट से चलाते हैं। तो एनी हाउ हम सारे लोगों के पास नेट का अवेलेबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद ऑल सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ बिड फॉर ऑनलाइन। जितने भी सिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे ऑनलाइन ही होते हैं, जितना भी काम धाम है सारा ऑनलाइन ही होता है। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद ओवर 20 ईयर्स अगो, तो देखो हम सारे लोगों को पता है कि पहले पास्ट उसके बाद प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि डी के आसपास कहीं बी को आना चाहिए, पहले आएगा डी उसके बाद आएगा बी, अब कहाँ बैठेगा वो बाद में देखेंगे। ओवर 20 ईयर्स अगो द सिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर मेड, देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मेड के बीच में स्पेस आ गया है, तो इतना तो आप लोग इग्नोर कर ही सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर मेड अ कंसर्टेड एफर्ट, ठीक है, कंसर्टेड एफर्ट का मतलब जॉइंट एफर्ट, टू शिफ्ट द इकोनॉमी टू इंक्लूड आईटी। आईटी को इंक्लूड करने के लिए, आईटी को भी उसका एक हिस्सा बनाने के लिए कितने लोगों ने काम किया, सिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ने मिल के काम किया। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद एज आवर सिटीज कंटिन्यू टू एक्सपैंड, जैसे जैसे हमारे शहर बड़े होते गए वो और ज़्यादा स्प्रेड होते गए, एंड बिकेम मोर कम्प्लेक्स, और देखो जो भी चीज़ बड़ा होगा, हमारा लाइफ ही देख लो, हम लोग छोटे थे कुछ टेंशन था क्या, नहीं, थोड़े बड़े हो गए करियर का टेंशन आ गया, और बड़े हो गए फ्यूचर का टेंशन आ गया, और बड़े हो गए पूरा फैमिली का जिम्मेदारी आ चुका है कि नहीं। तो लाइफ जितना आगे बढ़ेगा उतना कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे कोई भी चीज जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फाइन, फिर उसके बाद सच अ सिस्टम विल मेक गवर्नेंस मोर मैनेजेबल, ऐसे सिस्टम गवर्नेंस को और ज्यादा मैनेजेबल बना देंगे। फाइन, लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो, दिस लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने कनेक्ट वर्ड को कहीं पे देखा था ना, बताइए, थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़े से इंस्टांस पहले हमने कनेक्ट टर्म को या कनेक्ट से रिलेटेड कोई टर्म देखा था कि नहीं, बताओ आप लोग जरा जज करके। नहीं देखा था, इधर देखो, टुडे मोस्ट, दैट इज ओवर 90% हाउस होल्ड इन सिटी एंजॉयड अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो कनेक्ट से आया है ना कनेक्शन हमारा, तो कहीं ना कहीं इसके साथ इसका कोई ना कोई तो रिलेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिस लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस बोला है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। फाइन, तो हमने एक और छोटा सा पेयर बना के रखा कि बी के बाद एफ के आने के फुल चांसेस है, 100% चांस। अब देखो इस तरीके से जब कभी भी हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक हो, मैंने तो टाइमर ऑन किया ही नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, हमको सीखने से मतलब है कि नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइमर ऑन है कि नहीं है, नॉट अ बिग डील, बस थोड़ा बहुत आप लोग को बूस्टअप करने के लिए वो मैटर करता है। तो बताइए, डी के बाद बी हमने ले लिया, उसके साथ बी के बाद एफ ले लिया, बाकी आप लोग ट्राई करो, तब तक टाइमर थोड़ा सा रन हो जाए, फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी। आज देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है पूरा करेक्ट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी बी और बी एफ अगर लाइक पेयर है तो क्या हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते, डी के बाद बी और उसके बाद एफ और इसको फ्रीज कर दिया। इनफैक्ट इतना श्योर तो हम लोग हो गए हैं कि इस पूरे पैसेज का थीम क्या है, पूरे पैसेज का थीम ये है कि आईटी सेक्टर को कैसे इंक्लूड किया गया और आईटी रिलेटेड हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिली और हमें आगे लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिली। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस का पहला स्टेटमेंट कौन है, तो आप बोलोगे क्या, ऑप्शन नंबर डी, हमारा पहला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा सीक्वेंस कैसे बनेगा, डी के बाद फिर उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा एफ, कितने टोटल सेंटेंसेस है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब बचे कौन, बचे हमारे ऑप्शन नंबर ए,
बचे हमारे ऑप्शन नंबर सी और बचा ऑप्शन नंबर ई। इनका रिलेशन बताओ जल्दी जल्दी। ए, सी और ई का रिलेशन बताओ किस तरीके से ये लोग आएगा। पढ़ते हैं। विथ ऑल द बिड इंफॉर्मेशन अवेलेबल being available and tracked online, corruption has been considerably reduced। सारा जो बिड इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पहले ये देखो ना कि बिड के बारे में कहाँ बोला गया है। ऑप्शन एफ में कहीं बिड का जिक्र किया गया है क्या? नहीं। ऑप्शन सी में कहीं किया गया है? यस। बिड फॉर ऑनलाइन, तो वर्ड तो यहीं पे यूज हुआ। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये बिड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने सी और ए का एक देखो पेयर बना दिया। सी के बाद ए आएगा। अब ई का पोजीशन डिसाइड करते ही, हमारा टाइमर चल रहा है अभी भी, ई का पोजीशन डिसाइड करते ही हमारा ये वाला रीअरेंजमेंट डन, जो कि आया था कौन से ईयर में? 2009 में पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? इंडियन बैंक रूरल मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जाम में। ठीक है, तो बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया था, इसलिए मैंने आप लोग को करा दिया। तो बताइए, ऑप्शन ई को पढ़िए। As our cities continue to expand and become more complex, such a system will make governance more manageable। तो क्योंकि सिटी दिन ब दिन और बढ़ेगा और कम्प्लेक्स होगा, ऐसा अगर कोई सिस्टम रहेगा तो उसको हम लोग मैनेजेबल मान के चलेंगे। ठीक है, क्या मान के चलेंगे? मैनेजेबल मान के चलेंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर ना सबका? यस या नो? क्या यहाँ तक आप सारे लोगों का जो भी लॉजिक था, जो भी एक्सप्लेनेशन था, वो क्लियर है? हाँ के ना बताइए जल्दी जल्दी। क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या है बताओ? सी ए ई। तो डी बी एफ सी ए ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई गेस आप सारे लोगों ने करेक्ट दिया होगा। सारे तो चलो नहीं, 80% लोगों ने 50% क्वेश्चन तो करेक्ट दिया होगा। 50% मतलब एटलीस्ट 3 ऑप्शन करेक्ट पोजीशन में बैठा दिया। ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है, राइट। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी है, हम बार बार बोल रहे हैं टेलीग्राम में आई विल बी अवेलेबल। आप सारे लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं रहूंगी वहां पे प्रेजेंट। आप सारे लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रही है, जस्ट इस पिक्चर क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फाइन, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके बताइए। दिया आपको 5 मिनट, चलो जल्दी जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। आप लोग के रिप्लाई का हम वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। देखो, छोटे छोटे पेयर बनाते हुए जाओ। पेयर जहां बनाना एक बार आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम हो गया है, तो इसको ना मैं कट कर दे रही हूँ। कुछ मिस्टेक हो गया होगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 अलग है, आप क्वेश्चन नंबर 3 को बनाओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाओ आप लोग, क्विकली सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक क्वेश्चन कम हो गया ना, मैं क्लास के बाद टेलीग्राम पे 5 रीअरेंजमेंट शेयर कर दूंगी। वो आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्लास के बाद 5 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के हो या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, आई विल बी शेयरिंग देम। आप सारे लोग बैठ के उसको जरूर से सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। छोटे छोटे पेयर बना लो। स्टार्टिंग सेंटेंस कौन है? पहला वाला सेंटेंस कौन है बताओ? फर्स्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर ई। ई से शुरू करेंगे अपने लोग। किससे स्टार्ट करेंगे बताओ? ऑप्शन नंबर ई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आप लोग को मदद कर दिया। ऑप्शन नंबर ई से शुरुआत होगा, तो हमारा रीअरेंजमेंट कैसे जाएगा? ई और उसके बाद 1 2 3
4, 5 and 6। चलो जल्दी जल्दी, आप लोग के पास अभी भी समय है, आप लोग बता सकते हो, सारे लोग ट्राई करो। लेट इट बी रॉन्ग, गलत होता है कोई बड़ा बात नहीं है, गलत होते होते करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ना है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग छोटे छोटे लॉजिक्स को जैसे ही फॉलो करोगे आपका रीअरेंजमेंट बनना शुरू हो जाएगा। बस शर्त यही है कि उन लॉजिक्स से हमें अपने आप को अवेयर करना है ना, उन लॉजिक्स को अपने आप को अवेयर रखना है कि क्या क्या लॉजिक्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, छोटे छोटे ट्रिक्स है, टिप्स है, उसको हम लोग यूज करते हुए जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। देखो समय जा रहा है, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें या थोड़ा सा और वेट कर लेते? चलो वेट कर लिया 1-2 मिनट और, टाइमर जब तक चल रहा है आप लोग सारे लोग आंसर बता दो। देखो बहुत समय दे रही हूँ, आज तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सारे लोग प्रॉपर आंसर करो, सारे लोग प्रॉपरली आंसर करो मुझे। चलो जल्दी जल्दी बताओ, जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी आंसर करिए। आंसर अब डिस्कस करें, चलो पढ़ते हैं, एक बार तो पढ़ना मुझे भी पड़ेगा। बट सीरियसली हाउ मच वुड यू पे टू नो व्हाट थॉट्स आर स्विमिंग अराउंड इन समवन्स एल्स हेड। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, जैसे कि आप लोग वैम्पायर वाली स्टोरीज देखते हो या सीरीज देखते हो, उसमें एक क्वालिटी दिखाता है कि कुछ कुछ वैम्पायर्स या कुछ कुछ वेयरवुल्व्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले का माइंड रीड कर पाते हैं, जैसे ट्वाइलाइट सीरीज में है ना, जो एडवर्ड था वो माइंड रीड करने वाला क्वालिटी था उसमें। फाइन, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, ये जो बोल रहा है बट सीरियसली हाउ मच वुड यू पे टू नो व्हाट थॉट्स आर स्विमिंग अराउंड इन समवन एल्स हेड। अगर ये काश हमें पता चल जाता कि सामने वाला इंसान हमें लेके क्या सोचता है, तो ऐसा फैसिलिटी अगर कोई बेचता तो उसके लिए आप पे कितना करते, ये है क्वेश्चन। मतलब ये किसी ना किसी का तो कंटिन्यूएशन है, इसकी स्टार्टिंग में होने का कोई नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट वाला जो वर्ड है, जो पहला वर्ड है बट, ये क्या है, कंजंक्शन है, और रीअरेंजमेंट कभी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। दूसरा, इन मोस्ट फिक्शनल मूवीज दस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कंक्लूडिंग वाला टोन आ गया ना, तो हम लोग मान के चलते, एज्यूम करके चलते हैं कि ये बी ना लास्ट में आ सकता है। तो इन मोस्ट फिक्शनल मूवीज दस द आइडिया ऑफ रीडिंग माइंड्स। देखो मैं अभी अभी बता रही थी आप लोगों को कि ट्वाइलाइट जो सीरीज है उसमें एडवर्ड का ये क्वालिटी है, of seeing the private intentions of another and the possibility of intervening in those plans। और अगर मुझे पहले से पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोचता है, तो क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, बिल्कुल नहीं, बोरिंग हो जाता है कि नहीं। तो हम लोग चाहे तो उनके उस थिंकिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनका जो प्लान है उसको चौपट कर सकते हैं। हैज़ ऑलवेज बीन हाईली अट्रैक्टिव, लेकिन सोच के कितना अच्छा लगता है ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है हम लोग सीक्रेटली सब पता कर लेंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद सच फैंटास्टिकल क्वेश्चंस हैव लॉन्ग बीन द ब्रेड एंड बटर ऑफ फिक्शन। सच फैंटास्टिकल क्वेश्चन, ये फैंटास्टिकल क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन और कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन और कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन। मतलब कहीं ना कहीं ए डी और कहाँ गया एफ, आ जाने के बाद सी आएगा, है कि नहीं। ए डी एफ आ जाने के बाद कहीं जाके सी आएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बोला है और जहां जहां क्वेश्चन मार्क है उनको तो पहले आना ही है। फाइन, अब आगे पढ़ते हैं। टुडे मोर देन 4 centuries। अच्छा, ई वाला जो ऑप्शन था वो पास्ट टेंस का था ना, was once quite a bargain। ई वाला जो ऑप्शन था वो किससे रिलेटेड था बताओ, वो पास्ट टेंस से रिलेटेड था, है कि नहीं। तो उसका रेलेवेंस कहाँ हमें दिखेगा, टुडे वाले प्रेजेंट टेंस में दिखेगा,
यस और नो, किस में दिखेगा बताओ? टुडे वाले प्रेजेंट टेंस में दिखेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द गोइंग रेट ऑफ थॉट, अ प्रोब इनटू थिंकिंग ऑफ अनदर was once quite a bargain. उसके बाद D में today more than 4 centuries is in the friends, a penny for your thoughts was first recorded, inflationary accounting makes the ancient penny worth more than $40. एक पैसे का दाम, एक जो पेनी है उसका दाम आज क्या हो चुका है? $40 हो चुका है। तो ये जो कहावत है अ पेनी फॉर योर थॉट, ये आजकल पेनी को क्या बना दिया? बहुत ज्यादा कॉस्टली बना दिया। इज इट क्लियर? एंशियंट जो पैसे होते हैं, पुराने जमाने के जो पैसे होते हैं, जो गोल्ड सिल्वर के बने होते हैं, उनका बहुत कॉस्ट होता है क्योंकि वो आजकल क्या है? वो एंटिक है। गॉट इट? चलो यहां तक समझ में आया? तो क्या होगा? ई के बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा ना? ऑप्शन ई के बाद कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ईडी बिकम्स अ लाइक पेयर। यस और नो? ईडी क्या बन गया? ईडी एक लाइक पेयर बन गया। अब आगे हम लोग अगर बढ़े तो कौन आएगा? एफ। एफ में क्या बोल रहा है? एंड इफ यू कुड रियली नो देयर ट्रूथफुलनेस हाउ मच मोर वुड यू पे। अरे पहले पे तो करे, पहले पे तो करे, फिर ना मोर पे करेंगे। बताइए, पहले पे करेंगे उसके बाद मोर पे। तो इस कंसेप्ट से ए पहले आएगा और उसके बाद कहीं जाके एफ आएगा। तो देखो एक और छोटा सा पेयर बन के रेडी है, ए और एफ का पेयर है ना। ए के साथ कौन जाएगा? ए के साथ एफ वाला पेयर जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर जी क्या बोल रहा है? इवन विथ द स्लाइडिंग वैल्यू ऑफ डॉलर, डॉलर का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे स्लाइड होता जा रहा है, इट स्टिल सेम्स क्वाइट अ बार्गेन। आज कल भी वो एक बार्गेन है। अब बताओ ये बार्गेन टर्म कहाँ पे हमने यूज किया था? ऑप्शन नंबर ई में। यस और नो? ये बार्गेन टर्म ऑप्शन नंबर ई में यूज किया था, जिसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए डी आ रहा है, तो डी के बाद जी आ जाएगा ना। बार्गेन, क्वाइट अ बार्गेन, क्योंकि ई को कॉम्प्लीमेंट डी कर रहा है तो दोनों के बीच में जी नहीं आएगा। ई और डी एक पेयर है तो उसके बाद जी को अगर बैठना है तो बैठ सकता है। गॉट इट? तो देखो कौन से वर्ड के लिए हम लोगों ने जी और डी को रिलेट किया या ई के साथ रिलेट किया? इस की वर्ड के लिए। इस तरीके के वर्ड्स को अपने लोग क्या बोलने वाले हैं? अपने लोग की वर्ड्स बोलने वाले हैं। इज इट क्लियर? ई डी जी क्यों करेक्ट आया? आई गेस इट इज क्लियर। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद देखो पेयर रेडी होके बैठा है, ए के बाद एफ आ गया। अब बचे कुछ जो ऑप्शन है उनको सेग्रीगेट कर लो। दो ऑप्शन होंगे, बी आ चुका है क्या? बी लास्ट में बैठेगा, चलो बैठा दिया बी को लास्ट में। बचे क्या? ए हो गया, बी हो गया, सी। आपका रीअरेंजमेंट कंप्लीट देखो एकदम कंप्लीट होके रेडी होके बैठा हुआ है। रीअरेंजमेंट का आंसर क्या होगा? रीअरेंजमेंट का आंसर होगा ई डी जी ए एफ सी बी। बताइए कितने लोगों का करेक्ट हुआ? आप लोग यस बोल के कमेंट कर सकते हो। जितने भी लोगों का करेक्ट हुआ कमेंट से चेक कर लिया जाएगा। यस बोल के आप लोग कमेंट कर दो। तो ऑप्शन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है? ई डी जी ए एफ सी बी। बताइए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस या नो में एक बार कंफर्म करिएगा। क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 सारे लोगों को समझ में आया? हाँ के ना? जल्दी जल्दी बताइए। आई गेस समझ में आ गया होगा। हमने सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स को रिलेट करके उनको लिंक करके फिर ये रीअरेंजमेंट कंप्लीट किया था। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करके बताओ। टाइमर शुरू हो चुका है, आपको 5 मिनट से 1 मिनट या 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलेगा, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। हम वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। आपके रिप्लाई का वेट किया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो, करके आंसर बताओ। स्टार्टिंग कौन सा होगा? इतनी देर में स्टार्टिंग सेंटेंस तो आपने ढूंढ लिया होगा। पहला सेंटेंस कौन है इसमें? जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस हियर? कौन सा सेंटेंस है पहला? देखो पूरा एकदम हाईलाइटेड है, उसी के बारे में बातचीत चल रहा है, तो वही होगा ना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। पहला सेंटेंस कौन है? चलो अब हम बता ही देते हैं।
ऑप्शन नंबर सी से शुरू करेंगे। हमारा थीम है नॉनसेंस वर्सेस। इंसान को नॉनसेंस बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन नॉनसेंस वर्सेस एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे ऑफ लिटरेचर है। लिटरेचर के अलग अलग कीज होते हैं ना, उसमें नॉनसेंस वर्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। कैसे बोला है देखो, नॉनसेंस वर्स इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, मतलब अच्छा खासा वेटेज है लिटरेचर में नॉनसेंस वर्सेस का। जो लोग बंगाली थोड़ा बहुत पढ़ते हो उनको पता होगा आबोल ताबोल, देयर वाज अ पोएम लाइक दैट, है ना, सुकुमार राय लिखा। सो इन दैट वेरी सेंस, बाकी लोगों को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब अगर आप उसका आउटर मीनिंग देखोगे ना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा इनर मीनिंग देखोगे या थोड़ा सोच के समझ के फिर देखना चाहोगे तो उसका दो मीनिंग होता है, एक आउटर मीनिंग होता है, एक इनर मीनिंग होता है, उनको बोलते हैं नॉनसेंस वर्सेस। फाइन, चलो बाकी आप लोग सॉल्व करो, करके बताओ सारे लोगों का आंसर आ जाए, फिर हम समझा देंगे आप लोगों को। सारे लोगों का आंसर आ जाएगा तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू पीपल, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। आंसर्स आ रहे हैं शायद, है ना। देखो रीड करें, सेंटेंस को रीड करें, देखो पढ़ना स्टार्ट किए। In all varieties of humor, especially the stubble ones, it is therefore what the reader thinks which gives extra meaning to these verses, है ना। क्या बोल रहे हैं, रीडर जो पढ़ता है, रीडर जो सोचता है वो एक्स्ट्रा मीनिंग देता है। अगर रीडर कोई नेव इंसान रहा जिसको लिटरेचर के ट्रिक्स के बारे में, मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, इट्स अ रॉन्ग टर्म, लिटरेचर के अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में आइडिया नहीं है, नेव है, तो वो ज़्यादा कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन करेगा ज़रूर। फाइन, तो इधर एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं हमें बोल रहा है कि ए से ख़त्म होने के चांसेस है, हम लोग श्योर नहीं है, चांसेस है। तो मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी से हम लोग शुरू करेंगे, 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 and 6. These are the 6 sentences. C से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 सेंटेंस हो गए। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ए को यहाँ पे फॉर इंस्टेंस लिख के छोड़ दिया, ए को जस्ट छोड़ा यहाँ पे, बाकी चेक कर लेते हैं। बट सच वर्सेस मतलब पहले वर्स के बारे में बोला गया है, may also be enjoyed at the surface level, तो enjoyed एक कीवर्ड हो गया, surface level एक कीवर्ड हो गया। फिर उसके बाद this fulfills the author's main intention in such a verse, देखो तो ये हमको पहले भी कहीं दिख रहा था ना, ये रहा such a verse यहाँ पे लिखा हुआ है, which is to give pleasure, उसका मेन रीजन क्या है, मेन इंटेंशन क्या है कि वो क्या करेगा, वो प्लेजर देगा। नेक्स्ट उसके बाद however the reader who understands the broad implication of the content and allusion finds greater pleasure, तो आप बताओ पहले खुशी मिलेगा उसके बाद ज्यादा खुशी मिलेगा कि पहले ज्यादा खुशी मिलेगा फिर खुशी मिलेगा, बताओ। पहले तो खुश होंगे ना, फिर कंपैरेटिवली ज्यादा खुश होंगे, तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही हमें बता दे रहा है कि पहले आएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ई, डी एंड ई बिकम्स अ लाइक पेयर। इज इट क्लियर, यस या नो, डी और ई क्या बन गया, हमारा एक लाइक पेयर बन गया। फाइन, चलो अब आगे आप लोग सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं। थोड़ा सा टाइम दिया और आप लोगों को, जल्दी जल्दी आगे सॉल्व करिए, थोड़ा सा और टाइम दे दिया, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, करके बताओ। वेट कर रहे हैं आप लोग की रिप्लाई का, ताकि सारे लोग आंसर दे दो। एक लाइन पढ़ना बाकी है अपना, पढ़ लेते हैं उसको भी। द रीजन बीइंग इट रिक्वायर्स द रीडर टू सप्लाई अ मीनिंग बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग, कहीं कुछ दिखा ना अपने को, 1, 2, दोनों में ही सरफेस का बात किया जा रहा है कि नहीं, दोनों में ही क्या दिख रहा है, सरफेस का बात किया जा रहा है। तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताइए तो जरा कि क्या ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन नंबर एफ आएगा या एफ के बाद ऑप्शन नंबर बी आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। बी के बाद एफ आएगा कि एफ के बाद बी आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे, एकदम फटाफट। बी एफ होगा कि एफ बी होगा, चलो अगर हम लोग बी एफ लेते तो ये बट प्रॉब्लम क्रिएट करता ना,
बट मतलब लेकिन, तो देखो ऐसे अगर बोलेंगे द रीजन बीइंग इट रिक्वायर्स द रीडर टू सप्लाई अ मीनिंग बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग। लेकिन अगर आप उसको ऐसे नॉर्मली भी पढ़ोगे तो भी आप उसको एंजॉय करोगे, मतलब सरफेस मीनिंग के अलावा अगर मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अगर नॉर्मली भी पढ़ोगे तो भी आप एंजॉय ज़रूर करोगे। तो बताइए दोनों में कॉन्ट्रास्ट कौन बता रहा है? बट। तो बट कहाँ बैठेगा? दोनों सेंटेंस के मिडिल में बैठना चाहिए ना, तब जाके लॉजिक बनेगा। दैट इज वाई बी एफ इज रॉन्ग। उसके बदले अपने लोग क्या यूज करेंगे? एफ बी शुड बी द वर्ड। बी एफ गलत है, उसके बदले अपने लोग क्या यूज करेंगे बताओ? एफ बी यूज करेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो यस या नो? आई गेस इट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो एफ बी एक लाइक पेयर बना, ए लास्ट में बैठ गया तो इनको ना काटते हुए जाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा काम। अब बच्चा डी और ई, डी और ई एक लाइक पेयर बन के बैठा है, तो देखते हैं कि सी के बाद कौन आएगा। सी के बाद डी आएगा क्या? सी को पढ़ो, नॉनसेंस वर्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। उसके बाद अगर डी को ले रहे हैं, दिस फुलफिल्स द ऑथर्स मेन इंटेंशन, ना ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। सी के बाद ऑप्शन नंबर एफ आएगा, एफ के बाद तो बी को आना ही है, बी के बाद कहीं जाके डी के आने का चांस मुझे दिख रहा है। बट सच अ वर्सेस में बी एंजॉयड, एंजॉय करेंगे तो ही खुशी मिलेगी ना। देखो कैसे मैंने रिलेट किया, ऑप्शन नंबर बी में हम एंजॉय करने का बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया? डी में और ई में प्लेजर का रेफरेंस है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी में हम लोग क्या कर रहे हैं? एंजॉय करने का बात कर रहे हैं, और ऑप्शन डी और ई में क्या है? प्लेजर का जिक्र है। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, और हमारा जो प्रेडिक्शन था एकदम करेक्ट हो गया कि ए विल बी आर कंक्लूजन। ठीक है, एक बार फटाफट गो थ्रू करके देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम कर देना मुझे। एक बार फटाफट गो थ्रू करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई इफ यू पीपल हैव एनी डाउट और नॉट। अगर आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बोलिए, कोई डाउट है किसी को? यस या नो? किसी को भी कोई दिक्कत या कोई भी डाउट? आई गेस नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा डरावना लग रहा है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन मैम आपने दे दिया। यस, मेंस में आ सकता है ना, मेंस का क्वेश्चन है ये। चलो फटाफट सॉल्व करो, आपका टाइमर मैं ऑन कर दे रही हूँ, एकदम जल्दी जल्दी पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। टेक योर टाइम, 5 मिनट में नहीं हो रहा है तो भी मैं 1-8 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दूंगी, है कि नहीं? तो आप लोग पहले सॉल्व कर लो आराम से, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, क्विकली। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, तब तक आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, हम भी थोड़ा रीड कर ले तब तक। It is therefore a contributing factor to the growth of landfills and water pollution, both of which are costly and energy intensive to solve. Making an effort to use those resources and avoid polystyrene once can help to decrease your environment impact. Okay, non-biodegradable essentially means that any polystyrene that makes its way into a landfill will stay there indefinitely, never breaking down and returning to earth. अच्छा रिलेशन बन रहा है। Polystyrene as a product is very convenient to use, but it has some important effects we should consider when making choices as consumers. फिर ऑप्शन नंबर ई, while recycling polystyrene material can cushion the environment below its use। मतलब इतना तो श्योर हो गए ना, इतना तो श्योर हो गए कि थीम क्या है भाई? थीम क्या है? पॉलीस्टीरीन हमारा थीम है, तो जल्दी जल्दी इस थीम पे बात कर लेंगे। चलो थोड़ा सा मैंने आपका काम आसान कर दिया है रीड करते हुए। अब आप लोग बताओ स्टार्टिंग सेंटेंस कौन होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस? जल्दी जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो अपना रीअरेंजमेंट कैसा बनेगा? डी से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 and 6। दीज आर द 6 सेंटेंसेस। ठीक है,
जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, करके बताइए। टाइमर खत्म होते होते आई गेस आप सारे लोग आंसर बता दोगे, है कि नहीं? टाइमर जो चल रहा है वो खत्म होते होते आप सारे लोग आंसर बता दोगे आई गेस। थोड़ा सा ही समय बाकी है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू पीपल, बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाए। शायद मैंने प्रीवियस किसी एक सेशन में, आई डोंट रिमेम्बर, शायद संडे वाले सेशन में ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया होगा। थोड़े बहुत चेंजेस है उसमें आई गेस, आप लोग उन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो 2 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी बताइए। ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट, क्विकली सॉल्व करिए, करके बताइए। बी क्विक। क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो अब पढ़ते हैं, मार्क करते हुए जाते हैं। इट इज देयरफॉर, किसी चीज का ये रीजन दे रहा है। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ आप लोगों को, आप सारे लोगों को, कि देयरफॉर या 10 देखते ही आप एकदम डिसीजन मत ले लो कि वो लास्ट आंसर होगा, लेकिन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ए से खत्म हो सकता है होने को। तो देखो मैंने छोटा सा ए लिख के रखा है, आगे पढ़ते हैं। It is therefore a contributing factor to the growth of landfills and waterway pollution, both of which are costly and energy intensive to solve. दोनों के दोनों क्या है? कॉस्टली है और एनर्जी इंटेंसिव है। आगे पढ़ो। मेकिंग एन एफर्ट टू यूज दोज रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज भाई? कहीं रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? एंड अवॉइड पॉलीस्ट्रीन वंस कैन हेल्प टू डिक्रीज योर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो आप उन रिसोर्सेज को यूज करोगे, करके पॉलीस्ट्रीन को अवॉइड करोगे, और क्या होगा? एनवायरमेंट में जो दिक्कतें हो रही हैं, एनवायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, आप उसको रिड्यूस करने में क्या करोगे? मदद करोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल एसेंशियली मीन्स दैट एनी पॉलीस्ट्रीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल का ये क्या है? ये डेफिनेशन है। अभी थोड़ी देर पहले कहीं देख रहे थे ना, हाँ, बायोडिग्रेडेबल मोर इजीली। चलो पढ़ेंगे आगे। Essentially means that any polystyrene that makes its way into a landfill will stay there indefinitely, never breaking down and returning to earth. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद, while recycling polystyrene material can cushion the environment blow of its use, alternatives are available. Alternatives जो है उसको यूज करके पॉलीस्ट्रीन को अवॉइड करेंगे ना, इसी को तो ढूंढ रहे थे तब से। पॉलीस्ट्रीन को अगर अवॉइड करना है तो उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए, उस ऑल्टरनेटिव का जिक्र ऑप्शन नंबर ई में है। तो इतना हमें पता चल गया कि ई पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ई बी एक अपना क्या बन गया? ई बी अपना लाइक पेयर बन गया। ई बी क्या बना बताओ? ई बी अपना लाइक पेयर बन गया। फाइन, अब आगे पढ़ते हैं। For example, while polystyrene has some excellent use and is technically recyclable, it is not a substance that biodegrades. अच्छा, जो बायोडिग्रेड नहीं होता है उसी को तो नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे ना। Something that cannot be degraded through natural process that will itself be defining a non biodegradable item. तो कहीं ना कहीं F के साथ C का कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे पेयर्स हमारे बन के रेडी है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पॉलीस्ट्रीन एज अ प्रोडक्ट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज, एक्सीलेंट यूज, लाइक पेयर, but it has some important effects which should be considered when making choice as a consumer and is technically recyclable. It is not, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी में जो बातें बता रही हैं वही ऑप्शन नंबर एफ में भी बोला जा रहा है। डी एंड एफ एक लाइक पेयर बना ना, तो हमने डी के बगल में एफ को लिख दिया, ऐसे लिख के इसको बैठा दिया। अब देखो एफ के बाद सी आना है, सी रेडी है एकदम आने के लिए, तो सी को भी बैठा दो। तो क्या क्या बैठ चुका है? डी एफ सी अपने अपने जगहों पे बैठ चुका है, बचा है क्या? ए बी और ई। अब आगे पढ़ेंगे सी के बाद, सी को जरा पढ़ेंगे।
Non-biodegradable essentially means that any polystyrene that makes its way to the landfill. अब मुझे एक कीवर्ड दिखा, यहाँ पे लैंडफिल है, यहाँ पे भी लैंडफिल है, देखो लैंडफिल और यहाँ पे लैंडफिल्स, कीवर्ड को मेक कंसिडर करते हुए हम लोगों ने सी और ए को एक लाइक पेयर बना दिया। अब बचा कौन कौन, ई और बी बचा। अब पढ़ो, while recycling polystyrene material can cushion the earth below, तो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, उसके बाद हम लोग बोलेंगे दोज रिसोर्सेज, तो ये तो ऑलरेडी बन के बैठा है, तो लिख देंगे हम लोग ई और उसके बगल में बी। देख लो जरा, इज इट क्लियर और नॉट? क्या आप लोग को इतना तक समझ में आया सबको? एक बार येस नो में कंफर्म कर देना, और कुछ भी डाउट होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, पीपीटी का स्क्रीनशॉट रख लो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जिस भी पोर्शन में डाउट है, ठीक है, पीपीटी का स्क्रीनशॉट रख लो, जिस भी क्वेश्चन या जिस भी पोर्शन में आप लोग को डाउट है, यू पीपल कैन टेलीग्राम मी, आई एम अवेलेबल देयर। आप लोग कोई भी टेलीग्राम फॉर्म में भेज दो मुझे, चाहे महिंद्रा वाला हो, चाहे इंडिविजुअल वाला हो, श्रेया महिंद्रास वाला हो, दैट इज नॉट अ बिग डील, हम आपका क्वेरी का रिप्लाई कर देंगे, फाइन। और होमवर्क में और 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा अपलोड कर देंगे, आप लोग को उसमें से आंसर करके उसी टेलीग्राम के थ्रू चेक करा लो, या तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो जैसा आप लोग बोलोगे, फाइन। मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, अगर आप लोग टेलीग्राम पे अपने आंसर्स पोस्ट कर दोगे तो हम वहीं पे चेक करके आंसर बता देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन बना पाएंगे, फाइन। तो देखो, रीअरेंजमेंट अगर आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है तो 5 में से 5 क्वेश्चन मत करो, एटलीस्ट जितना हो पा रहा है उतना करो, पूरा रीअरेंजमेंट छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। हम बार बार बोलेंगे, क्या रीअरेंजमेंट बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा सा अगर लॉजिकली हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग उसको बना सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग टू गो फॉर, फाइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं उनको क्या करना है, उनको अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर लेना है, फाइन। चलिए फिर, हियर इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट आज करने वाले हैं, इंग्लिश महिंद्राज लाइव, एकदम रेडी रहना, क्वेश्चंस आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ी देर में ही, मतलब 10:30 के अप्रॉक्सीमेट आपके क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, आप लोग रेडी रहना और फटाफट कोशिश करना कि 11:30 तक आप लोग उसके आंसर्स इसी में पोस्ट कर दो, कॉपी में सॉल्व करो, करके पोस्ट करो, कॉपी का पिक्चर लेके डाल दो, हम चेक करके आपको रिप्लाई दे देंगे बाय 12, ठीक है। एम नहीं लिख रहे हैं, देखो एम लिख दे रहे, 12 का पीएम होगा, है कि नहीं, एम लिखेंगे तो रात के 12 बजे हो जाएंगे, ओके। चलिए फिर, और या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जहां आपको कन्वीनियंट लगे, यू कैन गो फॉर इट। चलो फिर, आज के लिए सेवा समाप्त, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का एक प्रीवियस ईयर रिलेटेड, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ वोकैबुलरी भी रहेगा, मतलब एक कंप्लीट टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में हम लोग इसको ओवर करेंगे, फाइन। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर लगे हो कि हाँ भाई सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और आप सारे लोगों ने लाइक कर दिया है, अगर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, फाइन। चलिए फिर, आज के लिए यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू।